सिविल प्रोसीडिंग कोड। मैं ऋषिकेश कुमार अधिवक्ता आप सभी व्यूअरों को विधि शिक्षा के ज्ञान सेगमेंट में स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी व्यूअरों को सिविल प्रोसीडर कोड का संपूर्ण प्रक्रिया बतलाऊंगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बीच में स्किप करके कहीं जाइएगा नहीं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में वीडियो को अपने दोस्तों या मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से नए अधिवक्ता जिसे सिविल प्रोसीडर कोड समझ नहीं आ रहा है उसके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। साथ में वैसे जनता जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वह भी सिविल प्रोसीडिंग कोड की कार्रवाई कोर्ट में कैसे होती है आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। प्रोसीडिंग कोड में सिविल केस दायर करने से लेकर फाइनल जजमेंट, फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील और पुनर्विलोकन तक की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। कोर्ट में किसी भी केस के दायर होने के कारण दो पक्षकारों के बीच हुआ विवाद होता है। सीपीसी आदेश 1 के तहत हर केस में दो पक्षकार होते हैं। पहला पक्षकार जो पीड़ित होता है उसे वादी प्लेंटिफ कहा जाता है और वादी के द्वारा जिस व्यक्ति के खिलाफ केस दायर किया जाता है उसे प्रतिवादी डिफिडेंट कहा जाता है। सीपीसी आदेश 3 के तहत दो पार्टीज के बीच हुए सिविल विवादों के निपटारों के लिए पीड़ित व्यक्ति अर्थात वादी को रिलीफ के लिए अधिवक्ता के जरिए सिविल कोर्ट में केस दायर करना होता है। एक अधिवक्ता ही वादी की तरफ से कोर्ट में केस से संबंधित सभी कार्रवाई करता है। सबसे पहले वादी आदेश 3 नियम 4 के तहत वकालतनामे पर हस्ताक्षर करके अपनी ओर से किसी अधिवक्ता को केस दायर करने और केस लड़ने के लिए विधिक रूप से अधिकृत करता है। वकालतनामा तैयार हो जाने के बाद अब विधि अधिवक्ता वादी की ओर से केस दायर करने और लड़ने के लिए अधिकृत हो जाता है। केस दायर करने के लिए लिखित दस्तावेज तैयार करने होते हैं जिसको वाद पत्र कहा जाता है। वाद पत्र के द्वारा ही केस की शुरुआत होती है। सीपीसी धारा 26 आदेश 7 वाद पत्र का प्रावधान करते हैं। सीपीसी आदेश 7 नियम 1 के तहत वाद पत्र कैसे लिखा जाए यह बताता है। आदेश 7 नियम 1 के तहत वादी के वाद पत्र में निम्न बातों होनी चाहिए। फर्स्ट, उस न्यायालय के नाम जिसमें केस दायर करना है। दूसरा, वादी का पूरा नाम, पिता का नाम और एड्रेस। 3, प्रतिवादी का पूरा नाम, पिता का नाम और पता। 4, केस दायर करने की आवश्यकता का विवरण। 5, केस के वे तथ्य जिनसे केस करने के कारण और विवाद की शुरुआत कब हुई, विवाद कहाँ उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ और किस स्थान पर उत्पन्न हुआ। 6, उन तथ्यों को लिखा जाना जो कि न्यायालय को अधिकारिता है कि वह उस केस को सुन सके। 7, न्यायालय शुल्क। 8, उन रिलीफ का भी लिखा जाना जिनके लिए वादी दावा करता है। 9, केस तथ्यों के दावे में सत्यापन का विवरण। 10, दिनांक। 11, वादीगण के नाम व हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। इन सभी पॉइंट्सों के आधार पर ही वाद पत्र तैयार किया जाता है और इस प्रकार की वाद पत्र के जरिए कोर्ट में केस की शुरुआत होती है। वादी को वाद पत्र के साथ आदेश 18 नियम 4 के तहत शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होता है। यह शपथ पत्र वाद पत्र का समर्थन होता है कि वादी ने जो बात वाद पत्र में लिखी है वह बिल्कुल सही है। यदि विवाद किसी भूमि, मकान या स्थान का है और प्रतिवादी उस विवाद की जगह पर कोई निर्माण कर रहा है या कोई तोड़ फोड़ कर रहा है और वादी चाहता है कि प्रतिवादी ऐसा कोई कार्य न करे अर्थात विवादित जगह पर स्थिति
स्थिति विवाद से पहले जैसी थी उसी तरह कायम रहे तो उसके लिए वादी वाद पत्र के साथ आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा टेम्पोररी इंजंक्शन का आवेदन भी कर सकता है। इस प्रकार कोर्ट में केस दायर हो जाने के बाद सीपीसी की धारा 27, 28 और आदेश 5 नियम 9 के तहत प्रतिवादी को समन भेजा जाता है। समन एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ केस दायर होने का विवरण और कोर्ट में हाजिर होने की तारीख लिखी होती है, जिससे प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर होकर अपने खिलाफ दायर किए गए केस का जवाब दे सकते हैं। समन मिलने के बाद जब प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो न्यायाधीश द्वारा आदेश 9 नियम 6 के तहत प्रतिवादी को एक पक्षीय एक्स पार्टी कर दिया जाता है। एक पक्षीय का मतलब है कि यदि प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो वहाँ सिर्फ वादी को ही सुना जाता है और प्रतिवादी को सुनने का अवसर समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन यदि प्रतिवादी न्यायाधीश को समन मिलने के बाद उपस्थित न होने का उचित एवं सही कारण बता देता है, जैसे कि परिवार में किसी मृत्यु हो गई थी या वह हॉस्पिटल में एडमिट था या कोर्ट में उसे जो समन भेजा था उसी तमीली सही तरीके से नहीं हुई वगैरह वगैरह कारण और न्यायाधीश उसकी बताई हुई बात से संतुष्ट हो जाती है कि प्रतिवादी सच बोल रहा है, तो फिर न्यायाधीश आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय एक्स पार्टी के ऑर्डर को निरस्त कर देते हैं और फिर प्रतिवादी केस में अपना पक्ष रख सकता है। जैसे कि यदि समन मिलने की तुरंत बाद प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित हो जाता है तो फिर उसे वादी के वाद पत्र का जवाब देना होता है। वाद पत्र की एक कॉपी प्रतिवादी को दी जाती है जिससे वह वादी के वाद पत्र का जवाब दे सके। जहां प्रतिवादी भी अपना अधिवक्ता नियुक्त करता है और फिर आदेश 8 नियम 1 के तहत वादी के वाद पत्र का जवाब देता है। प्रतिवादी द्वारा दिए गए जवाब व जवाब दावा या प्रति दावा या वादोत्तर कहा जाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी अपना बचाव प्रस्तुत करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो वादी के द्वारा वाद पत्र में लिखी बातों का जो जवाब प्रतिवादी अपने बचाव में देता है, ऐसे बचाव को जवाब दावा या प्रति दावा या वादोत्तर कहा जाता है। प्रतिवादी को 30 दिन के अंदर या जो समय कोर्ट ने दिया है उसके भीतर अपना जवाब दावा या वादोत्तर पेश करना होता है। प्रतिवादी ने यदि अपने जवाब में वादी द्वारा लगाए आरोपों से इनकार नहीं किया है तो ऐसा समझा जाता है कि प्रतिवादी ने आरोप स्वीकार कर लिया है। जब प्रतिवादी कोर्ट में अपना जवाब दावा प्रस्तुत करता है उसके बाद कोर्ट वादी और प्रतिवादी के आदेश 13 नियम 1 व 2 के तहत केस से संबंधित इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को पेश करने का मौका देती है कि वह अपने दस्तावेजों को पेश करे जिन पर उन्हें भरोसा है कि दस्तावेज उसके दावे को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। इन सभी दस्तावेजों को कोर्ट के सामने अंतिम सुनवाई से पहले ही दाखिल करना होता है। जब दस्तावेज पेश किए जाते हैं और न्यायाधीश को लगता है कि दस्तावेज का केस से कोई संबंध नहीं है तो आदेश 13 नियम 3 के तहत न्यायाधीश ऐसे दस्तावेजों को रिजेक्ट या नामंजूर कर देता है। वादी और प्रतिवादी के दस्तावेज प्राप्त हो जाने के बाद आता है इशूज का निर्धारण। निर्धारित बारीकी से जांच कर दोनों पक्षों के बीच विवादों को आदेश 14 नियम 1 के तहत लिखित रूप में तय कर लेते हैं।
आसान भाषा में कहा जाए तो न्यायाधीश वादी के वाद पत्र और प्रतिवादी के जवाब दावे को देखने के बाद मेन विवाद यानी असली झगड़े का मुद्दा जो है उसे अलग से नोट कर लेते हैं, जिसे कोर्ट की भाषा में इशूज कहा जाता है। असल में यहाँ कोर्ट यह देखता है कि आखिर तय क्या होना है, अर्थात कोर्ट को किन किन बातों पर विचार करना है। इन्हीं इशू के आधार पर आगे चलकर बहस और गवाहों से पूछताछ की जाती है। इस सभी कार्रवाई के दौरान वादी अधिवक्ता को वाद पत्र में और प्रतिवादी के अधिवक्ता को वादोत्तर या जवाब दावे में कोई चीज़ लिखना रह गई हो या कोई बात गलत लिखा गई हो और वे चाहते हो कि उस बात को सुधारा जाना अति आवश्यक है, तो वह अधिवक्ता आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत अपने वाद पत्र का जवाब दावे में सुधार कर सकते हैं। कभी कभी पेशियां के दौरान वादी और प्रतिवादी या उनके अधिवक्ता किन्हीं कारणों से पेशी के दिन कोर्ट में उपस्थित न हो सके तो आदेश 17 नियम 1 के तहत हाजिरी माफी का आवेदन लगा सकते हैं और अगली पेशी पर सुनवाई का निवेदन कर सकते हैं। इशूज का निर्धारण हो जाने के बाद कोर्ट दोनों पार्टीज को अपने अपने गवाह पेश करने का मौका देती है। गवाह या साक्षी को कोर्ट में पेश करने से पहले जितने भी गवाह हैं उसकी सूची तैयार करके कोर्ट में पेश की जाती है, जिसमें सभी गवाहों का नाम व पता होता है। आदेश 16 नियम 1 व 1 के तहत कोर्ट इन साक्षियों का गवाहों को समन जारी करके या वगैरह समन के गवाही देने के लिए डेट निर्धारित करती है। यहाँ कोर्ट गवाही देने का मौका पहले वादी पक्ष को देता है, जिससे वादी एक एक करके सभी गवाहों को कोर्ट में बुलाकर उनमें गवाही कराता है। वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी गवाह या प्रतिवादी के अधिवक्ता को जिरा क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाता है। जब वादी द्वारा अपने सभी गवाहों को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है तब कोर्ट प्रतिवादी को अपने गवाह पेश करने का मौका देती है। अब यहाँ पर भी जब प्रतिवादी अपने किसी गवाह को प्रस्तुत करता है तो वादी के अधिवक्ता को ऐसे गवाह से जिरा या क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका प्राप्त होता है। वादी और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 18 नियम 4 का शपथ पत्र ही उसका मुख्य परीक्षा चीफ एग्जामिनेशन कहलाता है। उनके अधिवक्ता को अलग से मुख्य परीक्षा नहीं करना पड़ता। विरोधी अधिवक्ता द्वारा गवाहों से जो जिरा या प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन होती है वह वाद पत्र, शपथ पत्र और केस से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर ही होती है। जब दोनों पार्टीज के गवाहों के बयान कोर्ट में हो जाते हैं और कोई गवाह नहीं बचता तो कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई के लिए एक तारीख तय करती है। उस अंतिम तारीख को दोनों पार्टीज के साथ उनके अधिवक्ता को कोर्ट में केस की अंतिम सुनवाई के लिए हाजिर होना होता है। अंतिम सुनवाई के लिए तय की गई तारीख को न्यायालय के समक्ष दोनों पार्टीज के अधिवक्ता केस से संबंधित अपने अपने अंतिम तर्क फाइनल आर्ग्यूमेंट न्यायाधीश के सामने रखते हैं। न्यायाधीश दोनों पार्टीज के तर्कों को सुनकर तथ्यों पर विचार करते हैं। केस के तथ्यों के आधार पर न्यायाधीश अपना निर्णय ऑर्डर शीट पर लिखते हैं। जजमेंट सुनाने की एक तारीख निर्धारित की जाती है। उस दिन वादी और प्रतिवादी दोनों अपने अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट में उपस्थित होते हैं। इसके बाद न्यायाधीश द्वारा सीपीसी धारा 33 और आदेश 20 के तहत जजमेंट पढ़कर सुनाया जाता है। अब यह निर्णय वादी और प्रतिवादी के पक्ष में हो सकता है या उसके विरुद्ध में भी हो सकता है। जिस पार्टी के पक्ष में निर्णय सुनाया जाता है उस पार्टी को न्यायालय द्वारा केस में दिए गए निर्णय के आदेश की एक प्रमाणित प्रति दी जाती है जिसमें न्यायालय की मुहर लगी होती है।
इसके बाद वादी या प्रतिवादी यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वहाँ सीपीसी की धारा 96, 97, 98 और आदेश 41 नियम 1 व 2 के तहत अपील कर सकते हैं।